आज के हिंदी के क्लास में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका। आज के इस क्लास में आप लोग को बताता हूं 100 सवाल को मैं करवाने वाला हूं। कितने 100 सवाल को। और ये हिंदी के क्लास आप लोग का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी हिंदी का क्लास आप लोग को नहीं मिलेगा। आज की इस क्लास में आप लोग को बताता हूं बुक वाले 60 सवाल हैं और हिंदी व्याकरण के 40 सवाल हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 100 सवाल मैं करवाने वाला हूँ और जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल के। और बुक वाले सवाल बाबू यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल को शामिल किया हूँ जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं देते हैं और याद भी नहीं करते हैं। वो सारे सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। और एक बात और है, यहाँ पे लेखक और चैप्टर से एक भी सवाल नहीं है। लेखक और चैप्टर से एक भी सवाल नहीं है क्योंकि आप लोग को बताता हूँ लेखक और चैप्टर आप लोग को याद होगा। ठीक है, इसीलिए सवाल को नहीं शामिल किया हूँ। जो सवाल आप लोग को याद नहीं है वो सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो ये क्लास आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू काफी ज्यादा लाभदायक है। आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे व्याकरण वाले जो सवाल है ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे अगर आप लोग व्याकरण वाले सवाल को कर लेते हैं एग्जाम में सारे आप लोग व्याकरण के सवाल को करके आइएगा। क्योंकि कुछ ऐसे सवाल को शामिल किया हूं जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक सवाल है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, समास है और आप लोग का जो भी परिवाची शब्द है, उल्टा शब्द है बाबू, मुहावरा है, सारा इस क्लास में शामिल है। तो ये क्लास आप लोग के लिए, ये क्लास को आप लोग एकदम पूरे अंत तक देख कर जाइएगा। आप लोग के पास अगर वक्त होगा, टाइम होगा तभी इस क्लास को कीजिएगा। आप लोग वक्त नहीं है बाबू तो नहीं कीजिए। ठीक है, ये लास्ट क्लास है बाबू, टेस्ट के माध्यम से आप लोग को मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और ये सारे सवाल को करके चले जाइए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं कितने सवाल को सही कर पाता हूँ। यहाँ पे मैं कितने सवाल को सही कर पाता हूँ, इसी के अनुसार बाबू आप लोग भी एग्जाम में वहां भी करके आइएगा। तो ये क्लास को आप लोग बाबू मिस मत कीजिएगा, अंत तक सारे सवाल को करके जाइएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल आप लोग को बताता हूँ। पहले मैं आप लोग को बुक वाले 60 सवाल करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को व्याकरण के 40 सवाल करवा दूंगा। ठीक है, टोटल 100 सवाल आज की इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो अंत तक ये सारे सवाल को करके जाइएगा। आज यहाँ पे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एग्जाम में आप लोग कितना स्कोर करके रहिएगा, यहाँ पे पता चलेगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिए, अगर वक्त होगा तभी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। एक इस क्लास में ना बाबू सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाई लेवल का सवाल, लो लेवल का सवाल, हर एक सवाल यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो अंत तक सारे सवाल को कीजिएगा और हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है। तो अंत तक देखिए इस क्लास को और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बताइएगा लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे उसने कहानी को था। तो कितने आदमी को, तो 10 आदमी को। कितने बाबू, 10 आदमी को खंडक में छोड़ के जाने के लिए कहता है। कौन कहता है, तो वह लेफ्टिनेंट साहब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल क्या करे आप लोग को। सवाल यहाँ पे कह रहे बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, पढ़ोगे आप लोग। आप लोग को हर एक चैप्टर का यहाँ पे सवाल है। तो अंत तक देखिए, सारे सवाल को खुद से करते चलिए। बताइएगा बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो वह हिंदी प्रदीप, कौन से हिंदी प्रदीप निकाले थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हिंदी का लास्ट क्लास है बाबू। इस क्लास को आप लोग करके जाइए एग्जाम में और धमाका मचा दीजिए। यहाँ पे मैं आप लोग को देखने के लिए ये क्लास दिया हूँ कि आप लोग अपने आप को देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम में भी करके आइएगा क्योंकि यहाँ पे सारा सवाल इंपॉर्टेंट है और व्याकरण और बुक के सारा मिक्स सवाल यहाँ पे है। तो अंत तक देखिए, सारे सवाल को खुद से कीजिए। खुद से करने से क्या फायदा होगा कि आप लोग को ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे ना कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एग्जाम में क्या कर पाइएगा। क्योंकि एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुका है। तो मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बाबू बचे हुए टाइम में। बताइएगा यहाँ पे क्या करा तीसरा नंबर सवाल, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। सारा सवाल इस क्लास में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइए। बताइएगा रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, नहीं पढ़े हैं तो जो सवाल याद नहीं है उसको रट जाइए, यही मौका है आप लोग के पास। पढ़ते काहे नहीं एक साथ, पढ़िए अच्छे तरीके से, तब तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। पता होगा आप लोग को, पढ़े होंगे तो 11, कितने 11 घंटे के, 11 बजे बाबू। ठीक है, कितने बजे, 11 बजे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। बताइएगा, आप लोग को महामैराथन क्लास करवाया था ना मैं, उसमें आप लोग को सारा सवाल करवाया था, हर एक चैप्टर का सवाल करवाया था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा अगर महामैराथन क्लास को किए होंगे तब।
ठीक है, यहाँ पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और आप लोग को एक बार देखना चाहता हूँ टेस्ट के माध्यम से कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्याकरण के और बुक के इतने 60 सवाल, बुक के और व्याकरण के 40 सवाल, तो यहाँ पे सारा सवाल शामिल है। तो वही मैं देखना चाहता हूँ, तो करते चलिए सारे सवाल को। अगर एक बार महामैराथन क्लास को नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आप लोग कीजिएगा और सारे सवाल को याद कर लीजिएगा। सवाल करे कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है, तो प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है, आप लोग को याद भी होगा, तो वह कहा जाता है जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, पता होगा आप लोग को, और इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, याद रखेगा। करते चलिए सारे सवाल को, मैं लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो वह नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था, वल्लभाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे 6 नंबर सवाल, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। अंग्रेजी ठेकेदारों ने बाबू किस चीज की खेती का विस्तार किए थे, पढ़े होंगे आप लोग, ये भी बुक का ही सवाल है, तो बताइए जल्दी से। तो अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती के लिए विस्तार किया था, याद रखेगा नील की खेती। किसकी खेती, नील की खेती के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिए और बने रहिए। आप लोग के पास अगर वक्त होगा तभी इस क्लास को कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे अगले सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, बताइएगा। तो जयप्रकाश नारायण को दलाल किसका कहा गया है, तो अमेरिका का, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं वह किनके हैं, हर चैप्टर का सवाल है यहाँ पे, तो बताइएगा जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम काफी करीब आ गया है बाबू। एकदम फरवरी बोर्ड एग्जाम में अगर तहलका मचा देना है ना, तो इस क्लास को करके जाइए। यहाँ से क्या होगा फायदा आप लोग को यहाँ पे ना बाबू अपने आप पे गर्व हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इतने सवाल को सही किया हूँ। तो एग्जाम क्या है, ठीक है, इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को, हौसला को बुलंद कर लीजिए, एक बार अपने आप को देख लीजिए कि मेरा जो तैयारी है वह कितना बेहतर है। सवाल क्या करे कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो ये किनके हैं, तो बूढ़े ग्वाल दादा के। किनके हैं, बूढ़े ग्वाल दादा के, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कि उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू जो है ये कब टूट जाता है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उषा का जादू कब टूट जाता है, सूर्योदय होने पर। कब टूटता है, सूर्योदय होने पर, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को एक बात और बतलाना चाहता हूं बाबू, आज की इस क्लास में ना हिंदी के लेखक का चैप्टर का एक भी सवाल यहाँ पे शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोग को ना बाबू लेखक का चैप्टर का एक क्लास में करवा दिया था पीछे ही, ठीक है, उसमें पूरा लेखक का चैप्टर जन्म और मृत्यु और काव्य कृति थे, ठीक है। तो इसीलिए आज की इस क्लास में लेखक का चैप्टर का एक भी सवाल शामिल नहीं है। जो भी बच्चे अगर याद नहीं किए अभी तक लेखक का चैप्टर को, तो उनको एग्जाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि बाबू काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं लेखक का चैप्टर से। तो आप लोग के पास अभी वक्त है, याद कर लीजिएगा, याद नहीं किए हैं तब, ठीक है। तो एक भी सवाल यहाँ पे लेखक का चैप्टर से नहीं है, तो अंत तक देखिएगा इस क्लास को, सारे बुक का सवाल है, गहराइयों का सवाल है और सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करे, आप लोग को याद भी नहीं होगा शायद। सवाल यहाँ पे कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है वह कौन सा है, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा वह है मुकुल। क्या है, मुकुल जो है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, यहां पे अगला सवाल कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानक जो था ना, जो सिपाही था ना, वह बाबू किस युद्ध में लड़ने गया था, कहाँ, बर्मा। ये भी याद रखिएगा, कहाँ गया था, बर्मा गया था लड़ने, लेकिन बाबू किस युद्ध में, तो बताइएगा आप लोग जल्दी से, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। तो मानक जो है ना वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था बर्मा, याद रखेगा वह गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इस विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध में बाबू वह लड़ने गया था बर्मा सिपाही के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा जल्दी से। कह रहे कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, बताइएगा। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। यहाँ पे जो ये सवाल है ना, ये बाबू लिया गया है जूठन से।
आप लोग सवाल को पकड़िए कि कौन से चैप्टर का कौन सा सवाल है, तभी आप लोग सही कर पाइएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता चल रहा होगा, ठीक है। जिस सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो वह करती थी बाबू ब्रह्मदेव तगा के घर। किसके घर? ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी, आप लोग को पता होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा क्लास बाबू, तो मेरे साथ सारे सवाल को मेरे से पहले आप लोग करते चलिएगा। पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और यहाँ पे सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ से क्या पता चलेगा ना, आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ बाबू, यहाँ से एक बात पता चल जाएगा कि आप लोग जो एक साल में तैयारी किए ना, वो किस तरह की है। क्या ये सारे सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं? क्या यहाँ पे इतना बढ़िया से तैयारी की है कि यहाँ पे मैं 100 में सवाल कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप सारे सवाल को करते चलिए। अब थोड़ा सा मैं फास्ट क्लास करवाऊंगा आप लोग को, तो 1 तक देखिए, सारे सवाल को करते चलिए। पहले ये बुक के 60 सवाल को कर लीजिए आप लोग। सवाल यहाँ पे अगला क्या करा कि मल्यक ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मल्यक जो है वह किस मंत्रालय में नौकरी किया था? पता होगा आप लोग को, कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में। सारे ऑप्शन को देखते चलिए और सारे सवाल को करते चलिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे क्या करा कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। कुछ सवाल यहाँ पे ऐसे भी शामिल है जो आप लोग को याद भी नहीं होगा, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो याद नहीं होगा उसको याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। यही मौका है आप लोग के पास, क्योंकि हर एक सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड सवाल यहाँ पे है, ठीक है। जिस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ अंत तक देखिए, उसके बाद आप लोग को मजा आ जाएगा। सवाल क्या करा कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास जो है वह किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करें, कवियों के कवि किससे कहा जाता है। और ये सारे सवाल मैं महामैराथन क्लास में करवाया हूँ, अगर नहीं देखे जाइए एक बार अच्छे तरीके से महामैराथन क्लास को समाप्त करके आइए। सवाल यहाँ पे क्या करें कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के कवि जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? तो वह कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 16 नंबर सवाल, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की जो पत्नी थी उसका नाम क्या है? पता होगा आप लोग को, रोज कहानी को पढ़े होंगे तब। तो महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। क्या नाम था? मालती नाम था। और इन दोनों का एक संतान भी था, उसका नाम था टीटी। ये भी याद रखेगा, क्योंकि बाबू हर एक सवाल तो यहाँ पे मैं नहीं करवा सकता हूँ ना, क्योंकि इस क्लास में आप लोग को 60 ही सवाल दूंगा बुक का और 40 सवाल दूंगा हिंदी व्याकरण का। इसीलिए आप लोग को जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसी को यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल गेसिंग किया गया है। मैं देख कर आया हूँ बाबू कि किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी तरह के सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को इस क्लास में शामिल किया हूँ। तो अंत तक देखिएगा। सवाल क्या करा था, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 17 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? पता होगा आप लोग को कौन बैठा था। तो वह बैठा था बाबू बजीरा सिंह। कौन? बजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर जो था ना, वो अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है ना, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वह क्या है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। ये सवाल काफी सारे बच्चों को नहीं याद होगा, जिन बच्चों को नहीं याद है रट जाइए, यही मौका है आप लोगों के पास। जो बचे हुए टाइम में अच्छे तरह से जो भी सवाल नहीं याद है उसको कंप्लीट कर लीजिए। बताइएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? याद रखेगा, वह है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे करा है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। दूसरे पद में तुलसीदास जो है, जो अपना परिचय दिए हैं वह किस रूप में दिए हैं? पढ़े होंगे आप लोग, पता भी होगा आप लोग को। तो दूसरे पद में तुलसीदास जो है वो अपना परिचय जो दिए है ना, वह दिए बाबू किस रूप में? भिखारी के रूप में। और प्रथम पद में तो सीता के दास के रूप में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे शामिल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं शामिल किया हूँ। तो बाबू भिखारी के रूप में वह दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय दिए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर आप लोग। ये भी बुक वाले सवाल है। सवाल यहाँ पे करे कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। पत्नी जो है वो बिटिया को क्या करती है? पढ़े होंगे आप लोग को पता भी होगा। तो पत्नी जो है वो बिटिया को क्या करती है? समझाती है। और पिता पूछेगा वह सिखलाते हैं।
ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे बाबू एक डेट वाले सवाल यहाँ पे शामिल है, तो बताइएगा। डेट वाले सवाल मैं आप लोग को करवाया हूँ, लेखक और चैप्टर और डेट वाले सवाल जो भी जन्म और मृत्यु होते हैं वो मैं स्पेशल क्लास आप लोग को दे दिया था पीछे, इसलिए इस क्लास में शामिल एक भी नहीं है। बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहे जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? बताइएगा, जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ ना ये 12 मई 1895 को हुआ। कब? 12 मई 1895 को हुआ था जे कृष्णमूर्ति का जन्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को ना पूरे अंत तक करके चले जाएंगे ना उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। व्याकरण वाले सवाल बाबू इस तरह के सवाल को शामिल किया हो ना जो एग्जाम से काफी रिलेटेड है, वही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय और जो आप लोग का संधि होता है, समास होता है, संज्ञा होता है और आप लोग का जो उल्टा शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो सारा सवाल वहां पे शामिल है। तो अंत तक इस क्लास को देखिएगा। आज यहाँ पे आप लोग के लिए ये सवाल जो है ना ये अंत क्लास है बाबू हिंदी के, लेकिन हर एक सवाल यहाँ पे शामिल किया हूँ जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड है। तो इस क्लास को अगर वक्त होगा तो अंत तक जरूर करके जाइएगा। सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे भी गए हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जो बाबू छात्र आंदोलन हुआ था ना उस टाइम बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो वह थे अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग को पता भी होगा। सवाल करे गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन जो है वह इनमें से किससे संबंधित है? पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। गैंग्रीन जो है ना वह एक प्रकार का क्या है? बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? बीमारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा? सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कौन कहे थे? पढ़ोगे आप लोग को पता होगा, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो बताइए जल्दी से, सारे सवाल को आप लोग करते चलिए। लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग का जो 1 साल का मेहनत है वह कितना बढ़िया है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा? याद रखेगा, बेन जॉनसन ने। वो कहे थे? बेन जॉनसन कहे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सवाल करे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। सवाल यहाँ पे क्या करा है? अर्धनारीश्वर जो है ये किनके कल्पित रूप है? पढ़ोगे आप लोग, शिव और पार्वती का। इनके शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा? 26 नंबर सवाल, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जो है वह किनके शिष्य थे? पढ़ोगे आप लोग। तो नाभादास जो है ना वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनके स्वामी अग्रदास के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य का जो मुख्य रस है ना वह है बाबू श्रृंगार रस। कौन से रस? श्रृंगार रस। ये मलिक मोहम्मद जायसी का मुख्य रस है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा सवाल है और लेकिन बुक का सवाल है। बताइएगा आप लोग, सवाल यहाँ पे कह रहा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सारे सवाल को करते चलिए। बताइएगा सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो ये सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था। इनके सुखदेव सिंह त्यागी के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग जल्दी से, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बुक के हर गहराइयों का सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अंत तक इस सवाल को देखिए और सारे सवाल को करते चलिए खुद से। सवाल यहाँ पे कह रहा है ईसाई हसाई लड़कियों बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? पढ़े होंगे सिपाही की माँ कहानी को, तो आप लोग को पता होगा ईसाई लड़कियां जो है ना बाबू वह बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग को तो पता होगा क्या मांगती है। तो चावल और दाल मांगती है। क्या मांगती है? चावल और दाल। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो बताइएगा जल्दी से, जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है वह किस नाम से याद करती है? किस नाम से पुकारती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से आप लोग। तो भारत की जनता जो है ना वह जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारती है? तो लोकनायक के नाम से। किस नाम से? लोकनायक के नाम से।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखिएगा अगले सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन आसान सा सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या करे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। सारे बच्चों को याद भी होगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह क्या है। तो वह क्या है, अवक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है बाबू, अवक होकर अपने से बातचीत करना। यह मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम और सर्वोत्तम तरीका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे ये इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। सवाल यहाँ पे करे कि कभी भूषण की उपाधि दी थी, कभी भूषण की जो उपाधि दिए थे वह कौन दिए थे, ये सवाल यहाँ पे करा है। पता होगा आप लोग को कौन दिए थे, बताइए जल्दी से। तो वह दिए थे बाबू चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। कौन दिए थे, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि का जो भूषण की उपाधि दिए थे। तो दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल याद नहीं है ना उसको दम रट जाइए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। हर एक चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूं, अंत तक देखिए, सारे सवाल को कीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाइए और तहलका मचा दीजिए बाबूदम। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को भी देखना पड़ेगा। तो अच्छे तरह से मैं यहाँ पे आप लोग को जितना भी सवाल करवाता हूँ ना वो सारे गेसिंग किए गए सवाल, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं सारा सवाल को शामिल करता हूँ। तो मेरे क्लास को बाबू पूरे अंत तक देखिएगा जब भी अटेम्प्ट करते हैं तब। सवाल यहाँ पे कह रहा है गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। तो याद रखिएगा वह बाबू लोकगीत की, इसकी लोकगीत की धुनें अब गाँव में सुनाई नहीं पड़ती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था वो लाइव क्लास के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे पास वो सारे सुविधाएं नहीं है जिससे मैं आप लोग का लाइव क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मैं जो क्लास देता हूँ ना वह मैं अपने तरफ से काफी अच्छे तरीके से और समझाने का कोशिश करता हूँ उस क्लास में, और सारे सवाल को मैं करवाता हूँ, ठीक है। लाइव क्लास मैं नहीं करवा पाता हूँ आप लोग को इसी के चलते कि मेरे पास वो सारी सुविधा नहीं है जिससे मैं आप लोग को लाइव क्लास करवा सकूं, ठीक है। काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूं कि मैं आप लोग को लाइव क्लास नहीं ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं जो भी आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं उसको आप लोग सिर्फ अंत तक सारे सवाल को कीजिए और खुद से कीजिए, ठीक है। खुद से करने से फायदा आप ही लोग का होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। मैं लाइव क्लास आप लोग को नहीं करवा सकता हूँ बाबू, जो मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ उसको आप लोग करके जाइए, एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करा है। भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह को फांसी दी गई कब। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी ना वह दिया गया था कब बाबू, 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था भगत सिंह को फांसी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करे उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। और मैं अपने तरफ से बाबू आप लोग के लिए काफी मेहनत करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके, हर एक सवाल आप लोग को करवा सकूं, हर तरह से करवा सकूं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं अपने आप से बाबू 100% आप लोग के लिए देता हूं। आप लोग भी अपने आप के लिए 100% दीजिएगा तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करा, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। तो वह किस चिड़िया को देखना चाहिए पता होगा आप लोग को, पढ़े होंगे आप लोग कौन से कहानी, तो तिरिच कहानी को तो आप लोग को पता होगा। वह नीलकंठ को देखना चाहिए। किसको, नीलकंठ को देखना चाहिए दशहरे के दिन, ये बोले थे उदय प्रकाश, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है तो सारे सवाल को याद भी कर लीजिएगा और अच्छे तरह से सारे सवाल को कर लीजिए। आप लोग बताइएगा लहना सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह जो है ना वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किन्हें भेजता है। तो वह भेजते हैं वजीरा सिंह को। किनको भेजते हैं, वजीरा सिंह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी नहीं होगा, नहीं याद है बाबू दम अच्छे तरह से देख लीजिए इस सवाल को, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। बताइए बाबू सबके हित का वचन जो कहते हैं वह कौन कहते हैं। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो सबके हित का जो वचन कहते हैं ना वह कहते हैं कौन, तो वह कहते हैं कबीर। कौन कहते हैं, कबीर दास कहते हैं। नहीं याद है, याद कर लीजिए, यही मौका है आप लोग के पास। हर एक सवाल पे आप लोग को फोकस बनाए रखना है, याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को मैं जो क्लास करवाता हूँ वो आप लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आप लोग को मजा आता है मेरे क्लास को करने में कि नहीं आता है? अगला क्लास जो मैं लाऊं वह किस सब्जेक्ट का लाऊं, किस सब्जेक्ट में आप लोग का दिक्कत है, आप लोग का प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं बाबू, ठीक है? तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए मैं 100% आप लोग के लिए मैं देने के लिए सक्षम यहाँ पे हूँ, ठीक है? बताइएगा। सवाल को देखिए यहाँ पे क्या करा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना, ये कब हुआ था? एग्जाम में भी ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं, तो एक बार याद रखेगा, याद है तो बहुत बढ़िया है बाबू। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना, ये 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब? 16 अगस्त 1904 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर सवाल को देखिएगा। 39 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहे कि स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? स्कूल के जो हेड मास्टर था उसका नाम क्या था? ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। स्कूल के हेड मास्टर का जो नाम था ना, वह नाम था क्या? कलीराम नाम था। क्या नाम था? कलीराम नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है ना कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो है वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखेगा। ये भी बुक के सवाल हैं, तो सारे सवाल पे आप लोग फोकस बनाए रखिए। तो 1914 में जो भगत सिंह है ना, वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? याद रखेगा, गद्दर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर? गद्दर पार्टी की ओर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल सारे बच्चों को याद होगा, कहानी को पढ़े होंगे ना तो आप लोग को पता भी होगा। ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए और ये सवाल सारे बच्चों को याद भी रहता है। सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करें यहाँ पे कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह जो है वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे तब। कौन से प्रश्न? तेरी कुड़माई हो गई। कौन से प्रश्न बाबू? तेरी कुड़माई हो गई। ये प्रश्न करते थे कौन? लहना सिंह लड़की से। याद रखेगा, एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। ये भी आसान सा सवाल है, ये भी आप लोग को याद होगा। सवाल कर रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है ना, जो सिपाही था ना, वह बाबू बिस्नी से अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइएगा। कहानी से सवाल है बाबू, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करते चलिएगा आप लोग। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो वह मांगता है पानी। क्या मांगता है? पानी मांगता है। आप लोग को पता भी होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग जरूर बताइएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे सवाल को रखा हूँ जो बुक का है और हर चैप्टर का है, ठीक है? तो सारे सवाल को करते चलिएगा। सवाल यहाँ पे अगला कर रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? मल्लिक मोहम्मद जायसी का जो बाबू काव्य जो है ना, वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? बुक के सवाल है, तो बताइएगा आप लोग, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाबू, जो मैं क्लास करवाता हूँ करने में मजा आता है कि नहीं आता है, ठीक है? तो जायसी का जो काव्य है ना, वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक था? तो समुद्र की भांति। कैसे? समुद्र की भांति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 44 नंबर सवाल क्या करे कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में कितने वर्ष तक रहे थे तुलसीदास और अपना शिक्षा प्राप्त किए थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे ना, तो आप लोग को एग्जाम में काफी सारे प्रश्न नजर आएंगे, क्योंकि पूछे गए सवाल ना बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है? तो बताइएगा, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए थे? तो वह 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक रहकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल करे हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं? सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, करते चलिए अंत तक आप लोग। आगे आप लोग को व्याकरण वाले भी सवाल मैं करवाऊंगा। पहले बुक वाले 60 सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्याकरण वाले सवाल को करेंगे। तो अंत तक देखिएगा, वो व्याकरण वाले सवाल आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो बताइएगा, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? बुक वाले सवाल तो काफी सारे बच्चों को याद रहता है, गलती करते हैं व्याकरण वाले सवाल में, ठीक है? तो व्याकरण वाले सवाल को एक बार आप लोग करके देखिएगा अंत तक, ठीक है? 100 सवाल मैं करवाऊंगा आज की इस क्लास में, जिसमें से आप लोग को देखना है कि 100 में आप लोग यहाँ पे कितना सवाल को सही कर पाते हैं। बस यही करना है बाबू आज की इस क्लास में, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिएगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो वह मना रहे हैं कौन? तो वह मना रहे हैं शासक दल। कौन मना रहे हैं? शासक दल। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। सवाल यहाँ पे कह रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, जो जयप्रकाश नारायण जी थे
उनको बाबू किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक वाले सवाल है, तो करते चलिए आप लोग। ठीक है, जो सवाल याद नहीं है उसको यहाँ पे याद कर लीजिए बाबू, यही मौका है आप लोग के पास, क्योंकि एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुका है। और हिंदी एक ऐसा विषय है ना जिसमें काफी सारे बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में दम बाबू फाड़ के रख दीजिए। तो बताइएगा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? याद रखेगा, स्वामी सत्यदेव की। इनकी स्वामी सत्यदेव की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को, ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। नहीं याद है बाबू, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए अच्छे तरीके से, जो प्रश्न याद नहीं है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि लेखक को बाबू कौन बताए थे कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ये कौन कहे थे? अगर अच्छे तरीके से कहानी को पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बताइएगा जल्दी से, तो तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जो जहर होता है ये कौन बताया था? तो वह बताया था थानू। कौन बताया था? थानू। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि सूरदास की कृति है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूरदास की जो कृति है वह कौन सी कृति है? यहाँ पे तो आप लोग पढ़े होंगे और एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो सूरदास की कृति यहाँ पे जो है ना वह है साहित्य लहरी। कौन सी? साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की कृति है। याद रखेगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल काफी सारे बच्चों को याद नहीं होगा। ठीक है, बताइएगा, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ये भी बुक वाले सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, मैं बाबू हर एक सवाल को करवाता हूँ। जो भी बच्चे मेरे क्लास को अगर अच्छे तरीके से करते होंगे ना उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं से भी सवाल पूछ दे, मैं अपने तरफ से ना 100% बाबू आप लोग के लिए हर एक सवाल को करवाता हूं जो एग्जाम से काफी रिलेटेड हो, जो पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं। कोई भी सवाल पूछ दे, अगर मेरे क्लास को अगर आप लोग अच्छे तरीके से शुरुआत से अगर आप लोग करते आए होंगे ना तो आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर आप लोग कह रहे कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। और आप लोग का मैं लाइव क्लास नहीं लेता बाबू, क्योंकि मेरे पास वो सारी सुविधा नहीं है जिससे मैं आप लोग का लाइव क्लास ले सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफी मांगता हूं। जो मेरे से बन रहा है वो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी बाबू अपने लिए ना जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, जिससे आप लोग का रिजल्ट काफी शानदार है। तो बताइएगा, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? याद रखेगा 105। कितने? 105। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि मल्लक की माँ का नाम क्या था? मल्लक की माँ का नाम क्या था? इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मल्लक की माँ का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर बाबू कौन मिले थे? पढ़े होंगे आप लोग, कौन मिले थे? नहीं याद है? याद रखिएगा, पुंडलिक जी। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल कि जायसी किस तरह के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग को याद भी होगा। ये जो कवि है ना ये सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि। और वह सूरदास और तुलसीदास, ये जो कवि है ना ये भक्ति काल के कवि हैं। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बुक के सवाल हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तिरिच कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। बताइएगा। तो आप लोग बाबू बहुत आसान से सवाल कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग को इस क्लास में मैं हर एक चैप्टर का सवाल शामिल किया हूँ। और बाबू जो इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पे आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, कुछ सवाल आप लोग के यहाँ पे अच्छे तरीके से याद भी नहीं होंगे। ठीक है, तो नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं बाबू, अभी मौका है, याद कर लीजिए। बताइएगा, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की। किसकी? बोलने और चीखने की आदत थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बातचीत चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद भी होगा आप लोग को। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस क्लास में लेखक और चैप्टर को एक भी सवाल शामिल नहीं किया हूं, क्योंकि वो मैं करवा दिया हूं आप लोग को। ठीक है, ये सारे बुक के सवाल है और सारे अच्छे लेवल के सवाल है, तो करते चलिए आप लोग। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी?
तो वह सुने थे बाबू किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल करे कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? पता होगा आप लोग को, वह है वीर रस। कौन सा रस? वीर रस भूषण के प्रथम दंड में है। तो दम याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा है अगला सवाल कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से कि कौन सी रचना जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो वह है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं कि दलित साहित्य सौंदर्य के लेखक कौन है? तो वह है कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को याद करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल करे तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जो है ये किस शाखा के कवि हैं? तो बताइएगा जल्दी से। तुलसीदास जो है ना, ये राम मार्गी शाखा के कवि हैं, क्योंकि ये राम जी के भक्ति करते थे। आप लोग को पता होगा, तुलसीदास राम जी के भक्ति करते थे और सूरदास कृष्ण जी के। तो ये दोनों सवाल को याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह जो हैं ये किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये 12 वर्ष की उम्र में, कितने? 12 साल की उम्र में भगत सिंह जो है ना, ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो दम याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल आप लोग को याद नहीं होगा। सवाल यहाँ पे अगला कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश जी जो हैं ये किस पत्रिका के संपादक रहे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। मोहन राकेश जो है ना, ये बाबू सारिका, किस पत्रिका का? सारिका पत्रिका के संपादक रहे थे। याद रखेगा, अच्छे तरह से ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा एग्जाम में, वहां पे आप लोग को काफी समय मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर सवाल को, और ये हम लोग का बुक का बाबू लास्ट सवाल है। ठीक है, आप लोग के जैसे कि मैं बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि बुक वाले सवाल आप लोग को मैं यहाँ पे 60 सवाल करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में 60 ही सवाल पूछे जाते हैं और 40 सवाल व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो ये बुक के लास्ट सवाल है बाबू, तो आप लोग बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? आप लोग को पता होगा, कहानी को पढ़े होंगे, तो रोज कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बाबू कौन उसमें जो कहानी में था ना, वह डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। आप लोग को पता होगा। तो एक सवाल मैं दे देता हूं आप लोग के लिए जो बुक वाले हैं। ठीक है, तो ये 60 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि एक सवाल का आंसर आप लोग मेरे लिए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि नहीं। ये आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। तो एक सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, और देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वह सही आंसर देते हैं। मैं सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं बाबू, तो आप लोग अपना स्कोर और इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं व्याकरण वाले सवाल को। ठीक है, 40 व्याकरण वाले सवाल हम लोग के बचे हुए हैं, तो उसको करते हैं कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग करते हैं व्याकरण के सवाल को, और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर सवाल। अब हम लोग करेंगे व्याकरण वाले सवाल को। तो आप लोग जो है मेरे साथ सारे सवाल को अंत तक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जो है ना वह बुक वाले सारे सवाल तो कर ही लेते हैं, व्याकरण वाले में दिक्कत होता है काफी सारे बच्चे को। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ना व्याकरण में अगर अच्छे तैयारी है ना, तो एक बार यहाँ पे भी आजमा कर देख लीजिए, और ये सारे सवाल को करके देखिए। यहाँ पे हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है बाबू, जिस तरह से एग्जाम में व्याकरण के सवाल पूछे जाते हैं। तो अंत तक यहाँ पे देखिए और सारे सवाल को करके जाइए। और मैं बता देता हूँ, इस क्लास में मैं बनाने के लिए नहीं बताऊंगा कि किस तरह से कौन से सवाल का हल करना है, क्योंकि आप लोग को बताता हूँ, मैं महामैराथन क्लास में व्याकरण के मैं करवा दिया था। आप लोग नहीं देखे हैं, वहां से जाइए और बनाने के लिए सीख जाइए कि किस तरह से व्याकरण के सवाल को हल करना रहता है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर कराता चलूंगा, और आप लोग भी मेरे साथ करते चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि कितने व्याकरण वाले सवाल को सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिए, और ये सारे व्याकरण वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बताइएगा परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आप लोग को बनाने आता होगा। ठीक है, तो परलोक में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल में आप लोग को बनाने के लिए नहीं बताऊंगा बाबू। ठीक है, सिर्फ आप लोग करते चलिए मेरे साथ यहाँ पे रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है?
तो पर है, लोक इधर अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जो आगे रह जाता है ना वही होता है क्या, उपसर्ग होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, क्या करें 62 नंबर सवाल कि जी जान शब्द कौन समास है। जी जान शब्द जो है वह कौन समास है, बताइएगा। समास पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। सारे सवाल को करते चलिए, अंत तक दम इस क्लास को देखिएगा बाबू, ठीक है। अंत तक देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग को बनाने के लिए और यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि मेरा व्याकरण में कितना बेहतर तैयारी है। बताइएगा जी जान शब्द कौन समास है, तो जब भी बाबू उल्टा रहेगा, जैसे माता पिता भाई बहन, जी जान रात दिन, जब भी उल्टा जैसा रहेगा ना तो आप लोग करके आइएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, याद रखेगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो मैं सवाल करवाऊंगा ना व्याकरण वाले, ये सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं, तो आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और हर एक व्याकरण के सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, तो अंत तक दम देख कर जाइए, ठीक है। टाइम होगा तभी आप लोग इस क्लास को पूरा करके जाइएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल करें कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। ये सवाल ना 2 से 3 बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। कॉमर्स के भी पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखेगा आप लोग। भारतवर्ष जो है ना ये कौन सा संज्ञा है, याद रखेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाबू लिंग से सवाल पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे करे कि सभा शब्द क्या है। सभा शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कि सभा शब्द जो है ये क्या है। तो सभा शब्द जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करे आप लोग को, सवाल यहाँ पे करे अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। हर एक सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को करवा रहा हूँ बाबू, आप लोग देखिए, सिर्फ अंत तक बने रहिए। आप लोग को इस क्लास में काफी सारे व्याकरण वाले सवाल भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। इसीलिए मैं ये लास्ट क्लास आप लोग को दिया हूँ हिंदी का, जिसमें हिंदी का भी सवाल है, बुक वाले सवाल और व्याकरण वाले सवाल दोनों मिक्स है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो अंत तक 100 सवाल को करके जाइएगा। सवाल क्या करे, अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है, तो अधिकतम का मतलब होता है अधिक, ज्यादा होता है। तो अधिकतम शब्द का जो विलोम होगा वह होगा न्यूनतम, कम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है। यहाँ पे बताइए कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइए जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग को भी अपने आप पे बाबू गर्व हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इतने सवाल को सही कर रहा हूँ, तो एग्जाम में भी करके आऊंगा। क्योंकि वहां बाबू हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या करा था, करा है बाबू, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, याद रखिएगा वह निर्भय है। क्या है, निर्भय। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है, निर्भय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो काफी सारे सवाल मैं मुहावरा से भी यहाँ पे करवाऊंगा। सिर्फ अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को देख कर जाइए। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वह क्या है बाबू, क्रोध करना। क्या है, क्रोधित होना, क्रोध करना, ये लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल दिया गया है बाबू विशेषण से, विशेषण से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे मैं डिटेल में सारा सवाल नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली आंसर करवा रहा हूँ, आप लोग भी करते चलिए। अब मौका है बाबू सिर्फ अपने आप को देखने का, परखने का और सारे सवाल को याद करने का, और जो भी सवाल में आप लोग गलती करते हैं उस पर ध्यान देने का, ठीक है। अब आप लोग को डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, जब समय था तब आप लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल करे कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। पर्वत शब्द का जो विशेषण है वह क्या है, तो याद रखिएगा पर्वत शब्द का विशेषण होता है पर्वतीय। क्या होता है, पर्वतीय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को व्याकरण वाले सवाल नहीं आते हैं बनाने ना, तो आप लोग जाइए महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। हिंदी व्याकरण के महामैराथन क्लास को अगर देख लेते हैं तो वहां से आप लोग को सारा व्याकरण वाले सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। उस क्लास में मैं बताया हूं कि किस तरह से व्याकरण के सवाल को हल करना है, कौन से सवाल कैसे बनाना है, ठीक है। तो उस क्लास को देख लीजिएगा, ऐसे आप लोग को आता होगा तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बताइएगा सवाल यहाँ पे करें कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए आप लोग जल्दी से, सारे सवाल को करते चलिए। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या, ने प्लस अन। क्या होगा, ने प्लस अन, नयन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे देखिएगा उच्चारण स्थान से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बैंक को, तो हर साल बाबू उच्चारण स्थान से सवाल पूछे जाते हैं। उसका भी इंपॉर्टेंट मैं क्लास करवा दिया था कि किस तरह से उच्चारण स्थान के सवाल को करके आना है। आप लोग जाइए पीछे वाला क्लास को जरूर देखिएगा। सवाल यहाँ पे क्या करे कि का उच्चारण स्थान क्या है, का जो बोला जाता है वह किस तरह से बोला जाता है, वो किससे किसकी सहायता से बोला जाता है। ठीक है, का उच्चारण कैसे होता है, तो का जो उच्चारण स्थान जो है ना वह है कंठ। आप लोग ट्राई करके देखिए, कंठ की सहायता से का बोला जाता है। का ख ग घ ये सारे पूछेंगे तो कंठ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है तंग करना। याद रखिएगा, मुहावरे वाले सवाल को रट जाइए। ठीक है, एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। जितना भी सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ ये सारे आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो तंग करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल 1 से 2 बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बताइए जल्दी से। सवाल यहाँ पे करे कि कमल नयन शब्द कौन समास है। बताइए जल्दी से कि कमल नयन जो है ये शब्द जो है ये कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो सवाल करवा रहा हूँ ना वो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में है ना वहां देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे तरीके से अंत तक ये सारे सवाल को कर लीजिए आप लोग। तो कमल नयन शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो ये है कर्मधारय समास। कैसा समास, कर्मधारय समास। नहीं आता है करने बाबू तो याद रखेगा आप लोग। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ पे क्या करा है कि देवता शब्द क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं। देवता शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, बताइए जल्दी से। तो देवता शब्द क्या है, तो आप लोग को पता होगा देवता शब्द जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा, पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है देवता का, तो देवी होता है। ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द जो है ये कौन संज्ञा है, तो सभा का मतलब होता है बाबू जहां एक जगह सारे लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, जहां पे सभा हो, ठीक है, उसको बोला जाता है सभा। तो सभा जहां पे झुंड होता है, भीड़ होता है। तो सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। कैसा, समूहवाचक संज्ञा। जहां पे सभा होता है वहां पे समूह रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग। सवाल यहाँ पे करें कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइएगा, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ जो है ना वह है तुच्छ होना। क्या है, तुच्छ होना। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं उन बच्चों को बतलाने वाला हूं जिन बच्चे का तैयारी 1% भी नहीं है। ठीक है, जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं वो बाबू सवाल को रट जाइए। ठीक है, दम रट जाइए। आप लोग को हु बहु सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे सवाल प्रीवियस ईयर है और पूछे गए सवाल एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो दम रट जाइए आप लोग। ठीक है, और जिनका तैयारी उनका तो बहुत ही बेहतर है। सिर्फ अपने आप को देखिए, अभी वक्त है, रिवीजन कीजिए, अपने आप को देखिए कि मैं यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाता हूँ। उसी अनुसार आप लोग एग्जाम में भी करके आइएगा। सवाल यहाँ पे देखिए अगला क्या करा है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय से भी सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग को पता भी होगा। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, जो बाबू लास्ट में जिसका उच्चारण हो ना वही होता है प्रत्यय। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से मैं बताया था पिछले वाले क्लास में, महामैराथन में, देख लीजिएगा आप लोग। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वह है आका। क्या है, आका, लड़ाका। लास्ट में उच्चारण को देखिएगा, लड़ाका, आका आ रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास करने में कैसा लग रहा है बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे सवाल आसान है कि नहीं, लेकिन पूछे गए सारे सवाल हैं। सवाल यहाँ पे अगला देखिएगा क्या करा है। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है। सफल शब्द का विलोम क्या होगा, पता होगा आप लोग को। सफल का उल्टा जो होता है ना वह होता है क्या, विफल होता है। सफल शब्द का उल्टा विलोम शब्द क्या होता है, विफल होता है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चीज होता है वह क्या होता है, तो अनल के मतलब होता है बाबू क्या, आग होता है। आग का परिवाची शब्द है अनल, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे संधि से सवाल पूछा गया है। बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे करे कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हर एक सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ व्याकरण वाले। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे तरह से। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है बताइएगा। तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वह होता है रमा प्लस इस। क्या होता है, रमा प्लस इस। रमेश का ये संधि विच्छेद है, तो दम याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे बताइएगा अगले सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कवि शब्द कौन संज्ञा है। कवि शब्द जो यहाँ पे दिया गया है
ये कौन सा संज्ञा है? पता होगा आप लोग को, जिसमें बाबू खास व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, तो वह कौन सा संज्ञा होगा? तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कवि शब्द जो है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ये काफी सारे बच्चों को नहीं याद भी होगा, तो याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये एग्जाम में 2 बार पूछे गए हैं, दम ध्यान दीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? याद रखेगा 4। कितने? 4। तलवी स, मूर्धनी स, दंती स और हा, ये 4 है बाबू हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या। तो दम याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे क्वेश्चन बैंक को समाप्त कर दिए होंगे ना, उनको यहाँ पे व्याकरण वाला सवाल आसान नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। लेकिन ये बाबू साइंस के पेपर में, कॉमर्स के पेपर में और आर्ट्स के पेपर में, ये तीनों के पेपर में मिलाकर मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे सवाल करे कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सा का उच्चारण स्थान है बाबू दंत। क्या है? दंत है, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए ना, तो आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं सारे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल करता हूं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मेरे सवाल को करने से पहले आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और मेरे क्लास को पूरे अंत तक करके जाइएगा, ठीक है। एक भी सवाल को छोड़कर नहीं जाइएगा, अंत तक सारे सवाल पे फोकस बनाए रखिएगा और सारे सवाल को करके जाइएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल गेसिंग किए गए हैं और सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल को मैं शामिल करता हूँ। तो अंत तक सारे सवाल को करके जाइए। सवाल यहाँ पे देखिए क्या करे कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है। बाबू एक पे रिलेटेड सवाल को मैं करवा रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए और आप लोग खुद से करने के लिए सक्षम हो जाए, और कीजिए आप लोग खुद से। सवाल यहाँ पे क्या करे कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो भर पेट में उपसर्ग क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। पेट इधर अर्थ निकल रहा है बाबू, ठीक है। जो शब्द के आरंभ में जुट के उसका अर्थ बतला दे उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो आरंभ के मतलब होता है आगे, तो आगे वाला क्या है? भार है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल मैं आप लोग को पीछे मैं करने के लिए बता दिया था। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं हाथ पैर शब्द कौन समास है? यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है बाबू, उल्टा हो रहा है। हाथ पैर, जैसे मैं पीछे आप लोग को बताया था, तो हाथ पैर यहाँ पे शब्द जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि दया शब्द कौन संज्ञा है? बताइएगा, दया शब्द जो है ये कौन संज्ञा है? तो याद रखिएगा दया शब्द जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाव प्रकट कर रहा है बाबू, ठीक है। जैसे खुशी होता है, दया होता है, बचपना होता है, उदासी होता है, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जिसे हम लोग बाबू महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि बिना पानी शब्द में कौन समास है? बिना पानी शब्द में कौन समास है? ये कल के भी क्लास में मैं आप लोग को बताया भी था, ठीक है, आप लोग को याद भी होगा। जिस समास का अर्थ निकले वह कौन सा समास होगा? तो वह बहुब्रीहि समास। जैसे बिना पानी, ये किनका है बाबू? सरस्वती माता का अर्थ बतला रहा है, ठीक है। तो बिना पानी शब्द में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 87 नंबर सवाल कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइएगा, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का जो विशेषण होगा ना, वह होगा सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक होगा, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आएगा ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ये क्लास इसलिए लिया हूँ बाबू, इसके बाद आप लोग को मैं हिंदी का क्लास नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये क्लास मैं टेस्ट के माध्यम से लिया हूँ, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बुक वाले सवाल और व्याकरण वाले सवाल। इसीलिए मैं ये क्लास आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट, और एक सवाल मैं लिया हूँ, ये लास्ट सवाल है। आप लोग को इस सवाल को कीजिए, आप लोग पूरे अंत तक खुद से कीजिए और देखिए और एग्जाम में जाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग 100 सवाल में कम से कम भी तो 70 कर देते हैं ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां 50 ही करना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये आप लोग का लास्ट क्लास हिंदी का दिया हूं। तो इस क्लास को अंत तक करके जाइएगा, सारे सवाल को खुद से करके जाइएगा और देखिएगा कि मैं यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पा रहा हूँ। यहाँ पे बताइएगा, सवाल आसान सा है, कह रहा है कि संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या है। भा का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखिएगा पा फा बा भा, ये सारे जो बोले जाते हैं ना, ये बोले जाते हैं ओठ से। इससे ओठ से ट्राई करके देखिए, एक बार बोल के देखिए आप लोग, बा बोल के देखिए, ठीक है। भा जो है, भा का उच्चारण करके देखिए, इस उच्चारण करने में ओठ की सहायता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न करा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ये क्या है, बताइएगा। ऑप्शन को देखिए, सारे ऑप्शन एक जैसा नजर आ रहा है बाबू। आप लोग को याद है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री होता है। लेकिन ऑप्शन को देखिए, ठीक है, लिखावट को देखिए यहाँ पे। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से बाबू, कवि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना, वह होता है कवित्री। लेकिन यहाँ पे लिखा गया पहला ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को एक बात और बतलाना चाहता हूं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाबू जो भी सवाल आप लोग को आता होगा ना, वो भी गलती करके आइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे ऑप्शन को पढ़कर, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर आंसर कीजिएगा। वहां पे आप लोग को काफी वक्त मिलेगा, ठीक है। एक गलती और नहीं कीजिएगा, जब भी एग्जाम देके आते हैं तो उस पेपर को चेक करने में नहीं लग जाइएगा, अगले पेपर का तैयारी कीजिएगा। जो अगला दिन होगा ना, उसको तैयारी कीजिएगा। पेपर कब चेक होगा? जब पूरा एग्जाम आप लोग समाप्त कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोग घर बैठ के अपने सारे पेपर को जांच कर लीजिएगा कि मैं कितने सवाल को सही बना कर आया हूँ, ठीक है। ऐसे क्या होगा गलती करने से बाबू, कि आप लोग का जो गलती होगा ना, वहां पे आप लोग को वो दिमाग में बैठ जाएगा और अगला पेपर भी आप लोग को खराब चल जाएगा। तो इस बात पे फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सोचिएगा कि ये मुझे गलती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। मुझे बताना था, मैं आप लोग को बता दिया हूं, ये गलती नहीं कीजिएगा, यही आप लोग के लिए सही तरीका है। बताइए, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है। तांबा शब्द जो है ये कौन संज्ञा है? तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे मापा या तौला जाए वह कौन संज्ञा होगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो तांबा जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि चंद्र शब्द का परिवाची शब्द क्या है। चंद्र शब्द का परिवाची शब्द जो यहाँ पे है वह क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए, लास्ट में मैं स्कोर ही पूछूंगा कि कितने बच्चे जो हैं वह 100 में कितना सवाल को सही कर पाए हैं, और ईमानदारी से अपना स्कोर बताइएगा। यही मौका है बाबू, गलती स्कोर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जितना सही होता है उतना ही आप लोग बताइए, मौका है अभी आप लोग के पास, तैयारी कर लीजिएगा। हिंदी एक ऐसा है ना बाबू, जिसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर करके आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्र शब्द का परिवाची शब्द क्या है? तो वह हिमांशु। क्या है? हिमांशु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा मुहावरा से सवाल पूछा गया है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है प्रिय होना। क्या होता है? प्रिय होना। ये आप लोग को याद होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल को भी याद रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि पूछे गए हैं। सवाल करें यहाँ पे कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा? संस्कृत भाषा का, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 95 नंबर सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। सवाल क्या कर रहा है? अज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। उपसर्ग से सवाल बाबू एग्जाम में ना 2 से 3 पूछे जाते हैं हर साल। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को उपसर्ग का सवाल करने आता है। तो ये सवाल आप लोग के लिए, एक सवाल आप लोग के लिए बाबू व्याकरण के भी। तो आप लोग 95 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट भी चेक करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग बाबू अपना इस सवाल का आंसर ना कमेंट सेक्शन दीजिए। मैं देखता हूँ कितने बच्चे जो हैं इस सवाल का आंसर सही दे पाते हैं, क्योंकि बाबू उपसर्ग से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है यहाँ पे 96 नंबर सवाल कह रहा है कि अगम शब्द का विलोम क्या होगा। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? बताइएगा, ऑप्शन दिया गया है तो बताइए जल्दी से। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अगम शब्द का जो उल्टा शब्द होगा ना वह होगा सुगम। क्या होगा? सुगम। याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? मंडली आप लोग को पता होगा, मंडली जो बोला जाता है जहां पे भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, जहां पे भीड़ भाड़ होता है, समूह होता है। तो मंडली शब्द जो है ये होता है बाबू समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, यहाँ पे सवाल करा है ना कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है?
मुहावरा दम रट जाइएगा बाबू, पूछे गए सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे मुहावरे वाले सवाल जो थे ये सारे इंपॉर्टेंट थे, तो सारे सवाल को याद करिएगा। बताइएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए, सारे सवाल को करते चलिए। सवाल यहाँ पे कह रहा है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वह क्या होता है? हतोत्साहित होना। क्या होता है? हतोत्साहित होना। याद रखिएगा, याद नहीं है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो चा जो बोला जाता है ना, ये तालु से बोला जाता है। इससे तालु से, तालु की सहायता से बाबू चा छा जा झा ये सारे बोले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर सवाल को, यहाँ पे हम लोग बाबू बुक वाले 60 सवाल और व्याकरण के 40 सवाल को कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल आप लोग को 100 सवाल करवा दिया हूँ। मैं यहाँ पे आप देखना चाहता हूँ कि 100 सवाल में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट थे, सारे गेसिंग किए गए सवाल थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल थे और एग्जाम में आने वाले सवाल थे। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि 100 सवाल में आप लोग यहाँ पे कितना सही किए हैं। यहाँ पे अगर 100 सवाल में काफी सवाल को सही किए होंगे तो एग्जाम में भी आप लोग सारे सवाल को करके आइएगा, 50 में 50 सही कर दीजिएगा वहां पे बाबू, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल थे ना ये सारे अच्छे लेवल के सवाल, एग्जाम में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं सारे उसी लेवल के सवाल थे। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल लास्ट सवाल है हम लोग का 100 नंबर। क्या करा है कि प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है? प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है? प्रशंसा के मतलब होता है बाबू खुशी, ठीक है, खुश, उत्साह। तो प्रशंसा शब्द का उल्टा जो होगा वह होगा निंदा। निंदा के मतलब होता है उदास। ठीक है, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अपना स्कोर जल्दी से बता दीजिए। और मैं इस क्लास इसलिए लिया था कि आप लोग बाबू हिंदी में कितना बेहतर तैयारी है, यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइए, मैं आप लोग का रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। और बाबू मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा, जो भी वक्त बचा हुआ है रात दिन एक कर दीजिए, फिर उसके बाद जितना ऐश मौज जितना बाबू आप लोग को जो भी करना होगा करते रहिएगा। पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। ठीक है।